हेलो बच्चों, लेके आए हैं कुछ हेलो एल्किन हेलो एरीन के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जो भी अधिकतर पेपरों में आते रहते हैं। चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो, चाहे कोई और अन्य एग्जाम हो, तो ऐसे एग्जामों के लिए हम इन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन सैंडवेयर रिएक्शन। सैंडवेयर रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है? तो बेसिकली आपको पता है कि सैंडवेयर रिएक्शन जो होती है वो कहाँ पे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर होती है। और सैंडवेयर रिएक्शन का रिएजेंट जो होता है वो क्यूप्रस आयन का कोई सॉल्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में CuCN ही दे रखा है। जब हम इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पे हमें साइनो बेंजीन यहाँ से ऑब्टेंड हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो हमारे पास में CuCN दे रखा है जो कि इस रिएक्शन का क्या होता है, रिएजेंट होता है, मतलब इसी को हम यूज कर सकते हैं। बाकी ZnCl2 NH3 और HCl का भी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो अपने पास में क्या दे रखा है विच कंपाउंड्स अंडरगो हाइड्रोलाइसिस विथ हॉट NaOH बट नॉट कोल्ड NaOH। इन्होंने पूछा है कि कौन सी अभिक्रिया में हम गर्म NaOH के साथ अभिक्रिया कर सकता है जबकि अपने पास में ठंडे NaOH के साथ नहीं कर सकता है। तो अपने पास में हाइड्रोलाइसिस बोला है, मतलब हाइड्रोलाइसिस के साथ NaOH प्लस वाटर होगा, और इस केस में जलीय NaOH के केस में हो हमारे पास में OH माइनस क्या होगा, एक नाभिक रागी समूह का न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि यहाँ पे अटैक करेगा। और कहां से इजीली पॉसिबल हो सकता है, तो देखो एल्काइल हैलाइड को ये आसानी से कन्वर्ट कर सकता है कि यदि हम OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाएं तो SN2 रिएक्शन के द्वारा OH दे सकता है, चाहे कोल्ड हो चाहे हॉट हो। इसमें भी मिल सकता है, इथाइल एल्कोहल बन जाएगा। जबकि अपने पास में एक क्लोरोबेंजीन दे रखा है, क्लोरोबेंजीन में क्या नहीं हो सकता, एक क्लोरोबेंजीन में कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, जिसके कारण यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं होती है, मतलब हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ए केवल और केवल हॉट NaOH के साथ में पॉसिबल है बट नॉट कोल्ड NaOH के साथ में पॉसिबल नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, एक क्लोरोबेंजीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करते रहें। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में जरूर वीडियो को शेयर करते रहें जिससे वो लोग भी इन वीडियो का कुछ बेनिफिट ले सकें। देखिए आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्या दे रखा है अपने पास में अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें यहाँ पे, which of the following haloarenes can be easily hydrolyzed by NaOH under normal conditions। ओ हो, इन्होंने बोला है वही क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन यहाँ पे भी है, क्लोरोबेंजीन की, और आपको NaOH के साथ ही हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो अभी हमने आपको बताया है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर पॉसिबल होती है, लेकिन किसमें जल्दी जल्दी होती जाएगी। अपने पास में एक क्लोरोबेंजीन दे रखा है, दूसरा पे हमें क्या दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पे NO2, और तीसरा हमारे पास में मेटा पोजीशन पर NO2 है, और एक फोर्थ में क्या दे रखा है अपन को, सॉरी मेटा पोजीशन पर NO2 है, और अगले वाले में ऑप्शन में हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो इनमें से हमने आपको बताया कि क्लोरोबेंजीन की ये जो रिएक्शंस होती है वो 300 ATM पर होती है और 623 केल्विन टेम्परेचर होता है, लेकिन जैसे ही हम इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करते रहते हैं, मतलब NO2 ग्रुप को अटैच करते रहते हैं, तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है वो रिएक्शन ड्रास्टिक कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन की तरफ आती जाती है। और यदि हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाया तो ये रिएक्शन 300 ATM से घट के कहाँ पे 100 ATM पर आ जाती है, मतलब 100 ATM पर ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। साथ में ये जो NO2 है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर एक -R ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, मतलब एक रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, और इसके अंदर बनने वाला जो कार्बन आयन होता है उसको स्टेबलाइट बनाने वाले का काम करता है। तो मतलब रिएक्शन क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन पर होती जाती है।
तो अपने पास में जबकि मेटा वाली पोजीशन पर NO2 माइनस आई की तरह बिहेव करता है, ना कि माइनस आर की तरह बिहेव करता है। इसीलिए ये जो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है अपने पास में, इसके केस में आसानी से हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन आपको देखिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में 300 से घट के कहाँ पे 100 ATM तक रिएक्शन आ जाएगी। एक और NO2 बढ़ाओगे 20 ATM तक, एक और NO2 बढ़ाओगे आप तो नॉर्मल कंडीशन रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, which of the following is not involved in the mechanism of SN1 reaction? कौन सा SN1 रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है? तो अपने पास में दे रखा है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, भैया SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, सही बोल रहा है, और उसने बोला शामिल नहीं है। रेट डिटरमाइंड बाय द न्यूक्लियोफाइल्स, यहाँ पे रेट की न्यूक्लियोफाइल नहीं डिटरमाइन करता है, यहाँ पे रेट डिटरमाइन करता है कार्बोकेटाइन की कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करती है, जिसके कारण इसका ऑर्डर 1 होता है, इसीलिए हम इसको SN1 रिएक्शन बोलते हैं। तो एक केवल और केवल एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर ही SN1 डिपेंड करती है। तो अपने पास में रेट डिटरमाइंड बाय द न्यूक्लियोफाइल नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का उतना रोल नहीं है जितना कार्बोकेटाइन का रोल है। जबकि SN2 में पूछता तो अपना ये वहां पर करेक्ट होता। अगला देखो यूनिमोलिकुलर रेट लॉ, हाँ बिल्कुल यूनिमोलिकुलर ही एक ही है। दूसरा अपने पास में 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, हाँ SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में ही कंप्लीट होती है। मतलब अपने पास में करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसके अकॉर्डिंग, हमारे पास में बी वाला ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, which of the following statement is true about the CX bond in alkyl halide? अपने पास में एल्काइल हैलाइड दे रखा है और उन्होंने उसमें बात किया है CX बॉन्ड के बारे में बात की गई है। देखिए इसमें इन्होंने बोला इट इज अ प्योर कोवलेंट, कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है वो प्योर कोवलेंट है। चलो देखते हैं, और आगे भी मिलता है। इट इज प्योर आयनिक, भाई साहब ये आयनिक तो नहीं है। CX बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पोलर होता है। क्या होता है, पोलर। तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा है, इट इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा सी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, तो अपना करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होता है, कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड होता है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखिए इसमें क्या दे रखा है, विच फैक्टर स्टेबलाइज दी बेंजाइल कार्बोकेटाइन इन SN1 रिएक्शन। अपने पास में देखो बेंजाइल, इधर का बेंजाइल कटायन, बेंजाइल कटायन किसके द्वारा स्टेबलाइज होता है। आप देखो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होता है। तो आंसर कौन सा होगा, रेजोनेंस हमारा करेक्ट आंसर होगा, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली सिग्मा बॉन्ड के कंपाउंड में देखा जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है। अपना आंसर कौन सा है, रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा ये स्टेबलाइज होता है। ठीक है, बेंजिल कार्बोकेटाइन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है, which of the following react faster with alcoholic KOH। हमने आपको बताया है यदि एक्वस KOH हो तो अपने पास में SN रिएक्शन होगी, SN1 एंड SN2 हो सकती है, SN1 या SN2 हो सकती है। जबकि एल्कोहलिक KOH के केस में आपको मिलेगी यहाँ पे एलिमिनेशन, विलोपन रिएक्शन मिलेगी। और यहाँ पे क्या हो सकता है, एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगी। क्या बनेगी, एल्कीन हमारा मुख्य उत्पाद बनेगी। अब देखिए किस में सबसे तेजी से बनेगा। आप देखिए इसमें से हम यदि HCl को हटाएं तो अपने पास में क्लोरीन जो बनेगा यहाँ से HCl हट जाएगा और अपन को एथीन मिल जाएगी, ये वाली एल्कीन मिलेगी। दूसरे वाले में देखो 2 डिग्री दे रखा है तो अपने पास में कुछ इस तरीके की, चाहे आप इस वाले कार्बन से हटा दें बीटा वाले, चाहे इस वाले कार्बन से, अपन को मिल जाएगी ये वाली एल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, इसमें देखो ये 3 डिग्री दे रखा है और 3 डिग्री के केस में
क्लोरीन यहाँ से आपको एल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन करवाओगे तो HCl को हटाना पड़ेगा, तो आप क्लोरीन यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से, मतलब हमें जो एल्कीन मिलेगी वो कुछ इस तरीके की एल्कीन मिलने वाली है। ओहो क्या लिख दिया है, ये एल्कीन मिलेगी। लास्ट वाले ऑप्शन में देखो, अपने पास में क्या होता है कि हमारे पास में तब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है जब बीटा वाले कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो। क्या हो? बीटा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो और उस पर अल्फा हाइड्रोजन दे रखे हो। लेकिन आप देखें इसमें जो अपने पास में जो बीटा वाला कार्बन ए वाला वो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज है, जिसके कारण यहाँ पे विलोपन या एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, और इन तीनों में देखो सबसे फास्टर किसमें होगी, जिसमें मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी। तो आप देख सकते हैं ये वाली एल्कीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें कितने 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजनों का नंबर जितना अधिक होता है वो एल्कीन अपनी मोर स्टेबल होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी वाला हमें करेक्ट आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, which of the following order is correct for SN1 reaction? SN1 रिएक्शन की यदि हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। कौन सा होता है? 3 डिग्री पर सबसे फास्ट, देन 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। आप इन ऑप्शनों में देखें सबसे आगे 3 डिग्री किस में दे रखा है, सबसे तो इसी में दे रखा है, इसमें 2 डिग्री है, इसमें मिथाइल है, इसमें 1, सारे कैंसल आउट, करेक्ट आंसर ए वाला बन जाएगा। आप देखें इसका मतलब क्या है, CCH3 का होल थ्राइज, 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड दे रखा है, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर सबसे फास्टर रिएक्शन होती है क्योंकि 3 डिग्री कार्ब कैटायन सबसे स्टेबल कार्ब कैटायन होता है। इसके बाद हमारे पास में कौन सा, 2 डिग्री, ओहो ये 2 डिग्री मिल जाएगा, और इसके बाद हमें कौन सा मिल जाएगा, 1 डिग्री मिल जाएगा, लास्ट में पहुंचेगा मिथाइल क्लोराइड। तो हमारे पास में आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, अपन को ये सीक्वेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ये वाला हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक केवेज, फिर से एलिमिनेशन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगी। देखो अपने पास में एल्कीन को बनाना है तो इन्होंने इथाइल क्लोराइड को बोला है, ये रहा हमारे पास में इथाइल क्लोराइड। आप देखें हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है तो बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा और आपको यहाँ पे एथीन बन जाएगी। तो आंसर क्या बन जाएगा, एथीन एल्कीन बनेगी, और वो भी एल्कीन में एथीन होगी। तो अपने लिए करेक्ट आंसर जो होगा वो बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द SN1 रिएक्शन, कौन सा कथन असत्य है इसके SN2 के, सॉरी SN1 नहीं SN2 के लिए। उसने बोला वन स्टेप रिएक्शन, बिल्कुल SN2 एक ही स्टेप में होती है। इन्वॉल्व बैक साइड अटैक, हाँ एक हमेशा एक मतलब बैक अटैक होता है। SN2 के केस में जो एल्काइल हैलाइड होता है वो एल्काइल हैलाइड पर बैक अटैक होता है, बैक अटैक होता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो आक्रमण करता है वो पीछे से अटैक करता है, बैक अटैक होता है, बैक अटैक होता है। ठीक है, बेसिकली कायरल कार्बन पर होता है तो कायरल कार्बन भी ले सकते हो, तो बैक अटैक कायरल कार्बन पर होगा और 100% इनवर्जन प्रोडक्ट मिलता है आपको। तो अगला देखो इसमें क्या दे रखा है, इनवर्जन इन कॉन्फिगरेशन सेटअप, बिल्कुल सही बात है भाई सभी। टर्सरी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट फास्टर देन बॉन्डिंग, ओ हो गलत हो गया। SN2 का जो रेट होता है वो होता है सबसे पहले मिथाइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और लास्ट में होता है 3 डिग्री। SN2 का जो रेट होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है।
जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वहां पर रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो इस पर 3 डिग्री पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, भीड़ भाड़ अधिक है, धक्का मुक्की अधिक होगी, जिसके कारण यहाँ पे रेट जो होगा वो कम होगा। जबकि मिथाइल हैलाइड 1 डिग्री पर कम होता है, इसीलिए फास्टर होता है। तो उसने हमसे गलत पूछा है, तो गलत कौन सा है? डी वाला हमारा गलत दे रखा है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है, इसीलिए हमारा आंसर सही कौन सा हुआ? डी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें दे रखा विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए आपके लिए क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए या कायरल सेंटर होना चाहिए? देखते हैं किसके अंदर कायरल सेंटर नहीं होगा, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा। 2 ब्रोमोब्यूटेन ओ ओ ओ, ये रहा 2 ब्रोमोब्यूटेन। इस पर देखो, इस वाले कार्बन पर आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है CH3 हाइड्रोजन Br और ये सारी चीजें दे रखी हैं, मतलब तीनों के तीनों अपने पास में 2 ब्रोमो ब्यूटेन दे रखा है कि 2 ब्रोमो क्या है? ब्यूटेन हमें देखने के लिए मिल रहा है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ये क्या करता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो कर सकता है। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, देखो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये वाला कार्बन कायरल नहीं होगा, क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट हो रही हैं, तो ये कायरल नहीं है, तो ये हमारे पास में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्वेश्चन में हमसे ऑप्टिकली एक्टिव ही पूछा है कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो जिसके अंदर कायरल कार्बन नहीं होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लैक्टिक एसिड में भी 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ये भी ऑप्टिकली एक्टिवेट होता है। एक ए ऑप्शन थोड़ा सा गलत बना दिया है, तो ए भी क्या नहीं होगा? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कायरल नहीं है, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी मिथाइल ग्रुप से क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही हैं, इसीलिए हमारे करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 आंसर हो जाएंगे, एक बी और एक डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक दे रखी है, इसको बनाना होगा उसको। बेसिकली ऐसा है कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, तो वैसा उसको बनाना था। ठीक है, मतलब नहीं है, अभी भी कायरल कार्बन नहीं है, तो लेकिन उसको डिफरेंट बनाना था, तो ऑप्शन को डिफरेंट नहीं बनाया, तो अपने पास में करेक्ट आंसर 2 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन द फिंकलस्टाइन रिएक्शंस। तो देखो फिंकलस्टाइन रिएक्शन जो होती है वो एल्काइल क्लोराइड की हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में हम करवाते हैं। एसीटोन का लिख दिया, एसीटोन की प्रेजेंस में हम करवाते हैं। तो SN2 रिएक्शन के द्वारा आपको एल्काइल आयोडाइड यहाँ से प्राप्त होता है, तो अपने पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा NaI इन एसीटोन्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, इस रिएक्शन के द्वारा हम एल्काइल आयोडाइड के लिए हम बना सकते हैं, जबकि इस रिएक्शन के द्वारा एल्काइल क्लोराइड नहीं बना सकते हैं। एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए हमारे पास में एक शॉर्ट्स रिएक्शन दे रखी है, वो स्पेशली एल्काइल क्लोराइड को बनाने के लिए ही हमने पड़ी हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और अगले क्वेश्चन में देखिए अपने पास में क्या दे रखा है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्रस AlCl3 गिव्स, हो क्लोरोबेंजीन, ये रहा मिथाइल क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3, ये सब रिएजेंट जो हैं वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के रिएजेंट हैं, एसाइलेशन के रिएजेंट हैं। तो आपको यहाँ से और तो और पैर ओ गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया। और तो एंड पैरा प्रोडक्ट पे आपको मिथाइल देखने के लिए मिल जाएगा। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। बेंजीन बनेगा नहीं, टोल्यून बनेगा नहीं, क्लोरोटोल्यून हाँ बोल सकते हो, क्लोरोटोल्यून ही बोलेगा। डाइफिनाइल मीथेन, अरे भाई साहब नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी वाला होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, What is the major product when the bromobenzene is treated with magnesium dry ether? उन्होंने बोला है
ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन हमें करवानी है मैग्नीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम शुष्क ईथर की प्रेजेंस में क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है और आपको यहाँ पे MgBr देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ से फॉर्म हो जाएगा। यदि ये वाटर के साथ और रिएक्शन करवाता तो बेंजीन आपको जरूर मिल जाता, लेकिन यहाँ पे बेंजीन हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब किसी एसिडिक हाइड्रोजन वाले से करवाता तो हमें बेंजीन मिल जाता। ठीक है, वाटर के साथ करवाता तो फिनॉल भी मिल जाता, लेकिन यहाँ पे उसने हमें केवल उतना ही बोला है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इन्हें हम एनहाइड्रस कंडीशन में बनाते हैं। नहीं तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके वहां से एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं यदि वो एल्काइल हैलाइड वाला ग्रिग्नार्ड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें दे रखा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है भैया, एराइल हैलाइड ये रहा एराइल हैलाइड। पहला पढ़ते हैं, दे अंडरगो SN1, नहीं ना तो SN1 देंगे ना ही SN2 देंगे, क्योंकि कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, जिसके कारण यहाँ पे दोनों की रिएक्टिविटी ना के बराबर होती है और SN1 SN2 दोनों ही नहीं देते हैं। दूसरा, CX बॉन्ड इज वीकर देन दी एल्काइल हैलाइड, नहीं भाई साहब, यहाँ तो स्ट्रॉन्गर होता है। इसमें कार्बन हेलोजन बीच के बॉन्ड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, जबकि एल्काइल हैलाइड में सिंगल बॉन्ड होता है। तो एक गलत दे रखा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट ड्यू टू रेजोनेंस, हाँ ये आप सही बोल सकते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस ही हो रहा है, जिसके कारण कार्बन और हेलोजन के बीच में आपको पार्शियल डबल बॉन्ड देखने के लिए मिला है। तो जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाभिक रागी अभिक्रियाएं संभव नहीं हो सकती हैं, आसानी से संभव नहीं होती है, क्योंकि अनुनाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है इसके बीच में कार्बन और हेलोजन के बीच में। तो अपने पास में ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। दे आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक, अरे नहीं भाई साहब, लेस रिएक्टिव होते हैं। इसमें देखिए इन SN2 रिएक्शन CH3CH2Br विथ OH माइनस से करवाना है ट्रांजिशन स्टेट। अपने पास में देखो क्या है, एल्काइल हैलाइड दे रखा है और हमारे पास में आप देखें इस कार्बन को यदि हम बनाएं तो अपने पास में एक दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक Br जुड़ा है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है SN2 के केस में, वो क्या बनती है कि OH माइनस जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो बैक अटैक करेगा और आगे से एल्काइल हैलाइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस तरीके की हमारे पास में संक्रमण अवस्था मिलती है, ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। अब देखो इसमें पढ़ते हैं, अ कंप्लीट CO बॉन्ड, नहीं भाई साहब, पार्शियल डबल बॉन्ड वो है, सॉरी डॉटेड है, करेक्ट। अ कंप्लीट CBr बॉन्ड, नहीं ये भी नहीं है। पार्शियल COH और CBr बॉन्ड, मतलब कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन OH के बीच का बॉन्ड फॉर्म होता है। कहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का ही मतलब क्या होता है, पुराने बॉन्ड ब्रेक हो जबकि न्यू बॉन्ड का क्या हो, फॉर्मेशन हो। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी वाला करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि हाईली अनस्टेबल होती है, कहाँ पे, SN2 रिएक्शन के अंदर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द मोस्ट स्टेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबसे स्टेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ पे बनता है। तो आप देखें यदि हम इसका रिएक्शन करवाएं मिथाइल MgBr से, सॉरी ड्राई ईथर से, तो आपको मिलेगा CH3MgCl, जो कि लेस स्टेबल होता है और वाटर के साथ रिएक्ट करके इसमें मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अपने पास में C6 ये जरूर दे रखा है C6H5Br। यदि हम इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम ड्राई ईथर से करवा दें तो एक कुछ टाइम के लिए स्टेबल जरूर हो सकता है, क्योंकि ये बन जाएगा MgBr। ठीक है, ये स्टेबल जरूर होता है, एक मतलब मोर स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, जबकि ये वाला स्टेबल नहीं होगा, ये आसानी से रिमूव हो जाएगा, तोड़ जाएगा, और ये भी आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेंजाइल वाली सिचुएशन भी है, तो आसानी से ये टूट के बेंजाइल, अरे यार क्या लिखते रहते हैं,
ए बन जाएगा, तो ये आसानी से टूट जाएगा नेगेटिव और इसके ऊपर क्या जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से इजीली टूट जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में कौन नहीं इजीली ब्रेक होगा, तो अपने पास में बी वाला इजीली ब्रेक नहीं होने वाला, इसीलिए ज्यादा टाइम के लिए क्या होगा स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बन हेलोजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशंस। लीस्ट रिएक्टिव पूछा है, सबसे कम। तो अब देखें इसमें सारे के सारे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड दे रखे हैं, कौन से 1 डिग्री। अब हम क्या पता करें इसमें, जब 1 डिग्री है तो हम देखते हैं किसकी बॉन्ड लेंथ कम है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा और उसको ब्रेक करने में अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। देखो इसमें ही दोनों ही दो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, जब सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तो इनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। जबकि इसमें आप देखें थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसमें बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, इसमें क्या होगी बॉन्ड लेंथ और बढ़ेगी, इसमें बॉन्ड लेंथ और ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए इसको रिमूव करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, जिसके कारण सबसे कम रिएक्टिविटी हमें इसकी देखने के लिए मिलेगी। मतलब ए हमारा जो F माइनस है एक वीक लीविंग ग्रुप है, जबकि बेस्ट लीविंग ग्रुप हमारा कौन सा है, आयोडाइड आयन है। तो आयोडाइड आयन है तो ये हमारा एक वीक लीविंग ग्रुप है, इजीली लीव नहीं करेगा, तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, केवल और केवल वीडियो को देखते ना रहें, जरूर आप भी कुछ ना कुछ रिएक्शंस रिस्पॉन्स हमें देते रहें, जिससे हमें भी कुछ अच्छा लगे कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है अपने पास में, which of the following shows the fastest rate of H1 reaction in aqueous medium। कौन शो करेगा, SN1 का रेट वैसे ही होता है कहाँ पे, अपने पास में 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री दे रखा है। लेकिन देखो पहले वाला हमें बेंजाइल कैटायन दे रखा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये मैक्सिमम जगह पे अपवादित क्वेश्चन दे रखा होता है, जबकि दूसरा हमें दे रखा है 3 डिग्री कार्पेटायन। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ जगह पे आपको बेंजाइल कैटायन को क्या मानते हैं स्टेबल मानते हैं, कुछ जगह पे थर्ड ब्यूटाइल इसको अपने पास में 3 डिग्री कार्पेटायन को स्टेबल मानते हैं। ठीक है, लेकिन एक्वस केस में आपको 3 डिग्री कार्पेटायन को स्टेबल मानना है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजनों का नंबर कितना होता है 9 होता है, जिसके कारण ये मोर स्टेबल होता है, इसीलिए रिएक्शन का रेट यहाँ पे फास्टर होता है किसके कंपेरिजन में, बेंजाइल कैटायन के कंपेरिजन में। जबकि ये दोनों एक 1 डिग्री है और एक क्या अपन को क्लोरोबेंजीन दे रखा है। तो यहाँ पे रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है किसके केस में, इसके केस में। इसका क्वेश्चन का आंसर भी कई जगह पे आपको मिसमैच मिलता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे इन दोनों में यदि कंपैरिजन जब भी आए बेंजाइल कैटायन और अपने पास में 3 डिग्री कार्पेटायन के बीच में, तो यहाँ पे ये 3 डिग्री वाला मोर स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में, बेंजाइल के कंपैरिजन में। बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा स्टेबिलिटी, इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है, जबकि ये रेजोनेंस के द्वारा। तो अपने पास में रेजोनेंस इफेक्ट को ग्रेटर इफेक्ट होना चाहिए था, तो होना तो चाहिए था इसको, लेकिन एक तरीके का अपवादित है, जिसके कारण अपने पास में कौन सा ए वाला जो कार्बोकैटायन होता है 3 डिग्री, ये अपना मोर स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए रिएक्शन भी फास्टर कहाँ पे मिलेगी आपको, बी वाले पे फास्टर मिलने वाली है। यहाँ से देखिए हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच mechanism is followed in the reaction of the neopentyl bromide with aqueous NaOH। अब देखो नियोपेंटाइल को बनाते हैं हम, ये हमारे पास में नियोपेंटाइल है, ये दे रखा है नियोपेंटाइल और ब्रोमाइड ये दे रखा है। आप देखो जैसे ही इस लीविंग ग्रुप को लीव करोगे तो आपके लिए 1 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन पर होनी तो चाहिए थी कौन सी रिएक्शन फास्टर, SN2, लेकिन SN2 फास्टर नहीं होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो केस बनता है वो केस बनता है हमारे पास में कौन सा, कार्बोकैटायन शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट वाला केस बनता है। साथ में इस पर SN2 इसलिए नहीं होती है क्योंकि जस्ट बगल वाले कार्बन पर, बीटा कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस दे रखी है बहुत ज्यादा, जिसके कारण SN2 का रेट नहीं होता है। जबकि E1 दे रखी है एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए
बीटा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, साथ में वहां पे हाइड्रोजनों का नंबर हो, लेकिन इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं दे रखा है, इसलिए E1 भी नहीं हो रही है और SN2 भी नहीं हो रही है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वैल्यू ज्यादा है। जबकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं करवा रहा है, इसलिए ये वाला भी नहीं है। जबकि इस केस में देखो हम कार्ब कैटायन का रीअरेंजमेंट करते हैं, इस मिथाइल को हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, और ये मिथाइल तभी शिफ्ट होना पॉसिबल है जब कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। तो हम देखते हैं यहाँ से कि यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्ब कैटायन से 3 डिग्री कार्ब कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट के कारण यहाँ पे SN1 रिएक्शन क्या होती है, पॉसिबल होती है। तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते रहेंगे। कल हम अगले चैप्टर के क्वेश्चनों को आपको लेके आएंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर की सारी वीडियो को नहीं देखी है, तो हमने 3 वीडियो के अंदर इनके क्वेश्चनों को कर रखा है, जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग उन वीडियो को जरूर देखें, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। इस तरीके से आप लोग काम करते रहें। थैंक यू।